104 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। तो गिरिधन ईश बराबर क्या होगा? गिरी ईश या गिरीश या गिरीश या गिरीश। तो गिरिधन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब बी है, गिरीश होगा। गिरिधन ईश बराबर गिरीश होगा। शब्द का सही संधि वाला विकल्प गिरीश है। इसमें दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आई उरी में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। जैसे कटुधन उक्ति बराबर क्या होगा? कटुक्ति। उ प्लस ओ बराबर बड़ा उ। परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। आ प्लस आ बराबर बड़ा। मातृधन ऋणाम बराबर मातृणाम। री प्लस री बराबर री। नदी धन ईश बराबर नदीश। ई प्लस ई बराबर बड़ा ई। तो प्रश्न क्या था कि गिरि धन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने बताया गिरीश। और यह कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि यह है। 105 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यथावसर, यथावसर, यथावसर में कौन सा मतलब संधि क्या होगा इसमें से? यथधन अवसर या यथाधन अवसर या यथाधन सर या यथाधन अवसर। तो यथावसर का संधि विच्छेद होगा यथाधन अवसर। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यथाधन अवसर। यथावसर शब्द में क्या संधि है? दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कपिधन ईश बराबर कपीश। तो ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी। भूधन ऊष्मा बराबर भूष्मा। उ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। वेद धन अंत बराबर वेदांत। आ प्लस आ बराबर बड़ा। अगला क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? आपको बताना है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई। 1633 1653 या 1631 या 1680। तो रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब जो है सी है। 1631 बी जो है ये रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करने का समय है 1631 बी। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त अगर परिचय देखें तो वैराग्य संदीपनी क्या है काव्य रूप में? तो वैराग्य संदीपनी जो है मुक्तक है। ये मुक्तक काव्य रूप है। और भाषा क्या है? ब्रज भाषा है वैराग्य संदीपनी का। रामचरितमानस प्रबंध काव्य रूप है और भाषा अवधी है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है ब्रजभाषा। विनय पत्रिका गीत काव्य ब्रजभाषा। कवितावली मुक्तक है ब्रजभाषा। दोहावली मुक्तक और ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो हमने बताया 1631 में। और वैराग्य संदीपनी की बात करें तो ये मुक्तक है ब्रजभाषा है। भाषा क्या है? ब्रजभाषा वैराग्य संदीपनी की। रामचरितमानस प्रबंध काव्य रूप है और अवधी भाषा है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है और ब्रजभाषा है ये इसकी भाषा। विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा है गीत काव्य है। कवितावली भी ब्रजभाषा है और यह मुक्तक है। दोहावली भी ब्रजभाषा है और यह मुक्तक है। अगला क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? आपको बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं। चौथा तार शतक या तीसरा तार शतक या तार शतक के हैं या दूसरा तार शतक। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है तीसरा जो है तार शतक इसका सही जवाब। तीसरा तार शतक के जो हैं कवि हैं 1959 ईस्वी के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा शतक 1959 ईस्वी के कवि हैं। तीसरा शतक 1959 ईस्वी में संकलित कवि जो है निम्नलिखित हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं तीसरे तार शतक में। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। मदन वात्सायन है। विजय देव नारायण शाही। कुंवर नारायण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। केदारनाथ सिंह है। कीर्ति चौधरी हैं। तो कौन कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी तीसरे तार शतक के।
मदन वात्सायन है, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 शतक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। तार शतक 1943 ईस्वी में, दूसरा शतक 1951 ईस्वी में, तीसरा शतक जो है 1959 ईस्वी में, चौथा शतक जो है 1969 ईस्वी में। 108 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो योगीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? योगीश धन वर होगा, या योगी धन स्वर होगा, योगी धन ईश्वर होगा, योग धन ईश्वर। तो आपको योगीश्वर का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही जवाब है योगी धन ईश्वर बराबर क्या होगा? योगीश्वर। और यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो योगी धन ईश्वर बराबर योगीश्वर, और यह दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ यू री में कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कविधन इच्छा बराबर कविच्छा होगा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, आ प्लस आ बराबर बड़ा, वधु धन उल्लास बराबर वधुल्लास, बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ाऊ, युवा प्लस अवस्था बराबर युवावस्था, बड़ा आ प्लस आ बराबर बड़ा, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, ई प्लस ए बराबर बड़ी। तो प्रश्न क्या था कि योगीश्वर का संधि विच्छेद, तो हमने बताया योगी धनेश्वर, और यह दीर्घ संधि है। 109 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निम्न धनकित या निम्नाधनकित या निम्न धन अंकित या निधन अंकित। तो इसका सही जवाब क्या है? सी सही जवाब है। निम्न धन अंकित बराबर निम्नांकित, निम्न धन अंकित बराबर निम्नांकित। और इसका संधि क्या है? तो यह दीर्घ स्वर संधि है। अन्य सभी विकल्प जो है असंगत है। तो निम्न धन अंकित बराबर क्या होगा? निम्नांकित होगा, और यह दीर्घ संधि है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। चर धन अचर बराबर क्या होगा? चराचर या चराचार या चर आचार या चरचर। तो आपको सही संधि विच्छेद बताना है चर धन अचर। तो चर धन अचर का संधि विच्छेद होगा चराचर। चराचर में दीर्घ संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ यू री में कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्दों को आदि में समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आज्ञा धन अनुसार बराबर आज्ञा अनुसार, बड़ा आ प्लस आ बराबर आ, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, आ प्लस आ बराबर बड़ा, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, अत्र धन आभाव बराबर अत्राभाव, आ प्लस आ बराबर बड़ा, लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा, बड़ी प्लस ई बराबर बड़ी। तो चर धन अचर जो है, चर धन अचर का संधि विच्छेद हमने चराचर बताया, और यह कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है कि 111 क्वेश्चन है कि गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज जो नामक संकलन है किस कवि की रचना है? क्या यह पंत की रचना है गीत गुंज, या निराला की रचना है, या प्रसाद की रचना है, या महादेवी की? तो आपको बताना है गीत गुंज नामक जो संकलन है ये किसकी रचना है? तो गीत गुंज जो नामक संकलन है यह निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या संकलन है ये गीत गुंज। तो भैया गीत गुंज 1954 ईस्वी काव्य संकलन जो है निराला की रचना है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं। राग विराग में कुल कितनी रचनाएं हैं? तो राग विराग में कुल जो है 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। जिसके तृतीय चरण 1950 से 1961 ईस्वी में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए। पहला नंबर अर्चना 1950 में, दूसरा नंबर आराधना 1953 ईस्वी में, और तीसरा नंबर गीत गुंज 1954 ईस्वी में, और चौथा नंबर शांति खाकली 1969 ईस्वी में। तो प्रश्न था कि गीत गुंज नामक संकलन किसकी है? तो हमने बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और यह 1954 ईस्वी में रचित है। काव्य संकलन निराला की रचना है।
राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं। राग विराग जो संग्रह है इनकी, इसमें 130 रचनाएं हैं जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया, जिसके तृतीय चरण जो है 1950 से 1961 ईस्वी में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए, जिसका तृतीय चरण 1950 से 1961 ईस्वी में कुल कितने संग्रह प्रकाशित हुए राग विराग में। तो राग विराग में हमने बताया कुल 130 रचनाएं हैं जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया, जिसके तृतीय चरण में 1950-1961 ईस्वी में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए। पहला नंबर है इस रचना का कि अर्चना है 1950 ईस्वी, दूसरा नंबर आराधना 1953 ईस्वी, और तीसरा नंबर गीत गुंज है 1954 ईस्वी, चौथा नंबर सांधे काकली 1969 ईस्वी। तो अगर पूछा जाता है सांधे काकली किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्चना किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आराधना किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीत गुंज किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और राग विराग संग्रह किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुल कितने रचनाएं हैं इसमें, तो 130 रचनाएं हैं। और यह कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। 112 क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, भूषण को, पद्माकर को, घनानंद को, केशव को। तो इसका सही जवाब डी है, केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास की कृतियों की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। 113 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो दयानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दयाधन नंद, दयाधन अंत, या दयाधन अंध, या दयाधन आनंद। तो दयानंद का सही संधि विच्छेद जो है दयाधन आनंद है। दयानंद का सही संधि विच्छेद क्या है, तो दयाधन आनंद बराबर दयानंद। और यह जो है दीर्घ स्वर संधि है, यह क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। दयाधन आनंद बराबर दयानंद। 114 क्वेश्चन है कि संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो 343 जो है, या 349, 352, 350, तो इसका बी सही है, 343 संविधान की धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया। 1950 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा देवनागरी को लिपि तथा हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब, संविधान के अनुच्छेद 343(1) में। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया तथा 1950 ईस्वी में संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के द्वारा देवनागरी को लिपि तथा हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। 115 क्वेश्चन है कि शकुंतला नाटक किसने लिखा, क्या भारतेंदु ने लिखा, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपको बताना है शकुंतला नाटक किसने लिखा, तो यह नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। ये भारतेंदु युग से पूर्व की हिंदी की गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। ये क्या थे, ये भारतेंदु युग से पहले के पूर्व के हिंदी की गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। कौन, राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने आगरा से जो है प्रजा हितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो प्रश्न क्या था कि शकुंतला नाटक किसने लिखा, तो हमने बताया राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला नाटक लिखते हैं और ये भारतेंदु युग से पूर्व की हिंदी की गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने आगरा से जो है प्रजा हितैषी पत्र निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंश और मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। 116 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धसममात्रिक छंद नहीं है। तो इनमें से आपको बताना अर्धसममात्रिक छंद कौन सा नहीं है। क्या दोहा नहीं है, सोरठा नहीं है, या बरवे नहीं है, या छप्पा नहीं है। तो आपको अर्धसममात्रिक छंद जो नहीं है उसको बताना है। तो भैया छप्पे जो है ये अर्धसममात्रिक छंद नहीं है, छप्पे
दोहा है अर्ध सम्मात्रिक छंद, सोरठा भी है अर्ध सम्मात्रिक छंद, और बरवे भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बल्कि छप्पे जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है। दोहा, सोरठा, बरवे ये सभी अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। देखिए छप्पे जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है, जबकि दोहा, सोरठा और बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। दोहा के विषम चरणों में कितनी 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, अर्थात विषम चरणों में जो है 11 मात्राएं और सम चरणों में जो है 13 मात्राएं। और बरवे के विषम चरणों में 12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो हमने बताया कि दोहा के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, अर्थात विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं। और बरवे के विषम चरणों में 12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। 117 क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था। तो आपको बताना है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था। एनी बेसेंट, मी हुयम, महात्मा गांधी या निवेदिता। तो एनी बेसेंट थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन थे। एनी बेसेंट थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत की इसकी शाखा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय जो है अडयार में था। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया। एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था। तो एनी बेसेंट हमने बताया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसकी शाखा जो है कहाँ पर है, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, अडयार में था। और भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार जो है एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 118 क्वेश्चन है कि भीतर भीतर शब रस चूष है। भीतर भीतर शब रस चूष है, हंसी हंसी के तन मन धन मूष है। तो भीतर भीतर शब रस चूष है, हंसी हंसी के तन मन धन मूष है। यह पंक्ति किस कवि की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की। तो भीतर भीतर शब रस चूष है, हंसी हंसी के तन मन धन मूष है। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि भीतर भीतर शब रस चूष है, हंसी हंसी के तन मन धन मूष है। पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ अगर देखें तो कहाँ करुणानिधि केसो सोए, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। कहाँ करुणानिधि केसो सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। दूसरा पंक्ति है कि रोवहुँ शब मिली आवहुँ भारत भाई, रोवहुँ शब मिली आवहुँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगला पंक्ति है कि सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। तो सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। चौथा पंक्तियाँ है कि पी प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। तो ये सभी पंक्तियाँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। प्रश्न था कि भीतर भीतर शब रस चूष है, हंसी हंसी के तन मन धन मूष है। यह पंक्ति किस कवि है। तो हमने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है। क्या देवनागरी लिपि है, गुजराती है, मराठी है, फारसी है। तो मराठी भाषा की लिपि जो है ये देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। लिपि क्या है, भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा जो है मौखिक ध्वनियों को लिखकर जो है प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। और जो है लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर जो है प्रकट किया जाता है।
और 22 भाषाओं में मलयालम आता है, भाषा की लिपि मलयालम ही है। और मराठी की भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। नेपाली की भाषा की लिपि जो है नेपाली है। उड़िया की भाषा लिपि जो है उड़िया ही है। पंजाबी की भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। पंजाबी की भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। उर्दू की जो है भाषा की लिपि जो है अरबी फ़ारसी है। और बंगाली की जो है भाषा की लिपि बांग्ला है। हिंदी की जो है भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन के नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? शास्त्रधन अंतरार्थ होगा, या शस्त्रधन अर्थ होगा, या शास्त्रधन अर्थ होगा, या शास्त्राधन अर्थ होगा। तो आपको शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सी सही जवाब है। शास्त्रधन अर्थ बराबर क्या होगा? शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रधन अर्थ बराबर क्या होगा? शास्त्रार्थ होगा। यह कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उरी में कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानुधन उदय बराबर भानुदय, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारि, आ प्लस आ बराबर बड़ा, जानकी धन ईश बराबर जानकीश, बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, राम धन आधार बराबर रामाधार, आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र होगा, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। 121 क्वेश्चन है कि जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं, या आलंबन विभाव। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जबकि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहते हैं। जबकि क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव किसे कहते हैं? तो ये स्थायी भावों के क्या हैं? सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद हो गया, ग्लानि हो गया, शंका हो गया। तो असूया, मद, दीनता इत्यादि ये क्या हैं? संचारी भाव हैं। स्थायी भाव क्या होता है कि मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता या सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह क्या है? स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव क्या है कि मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य को नाते हृदय में बराबर बना रहे वह स्थायी भाव है। तो 121 क्वेश्चन है कि जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो हमने बताया उद्दीपन विभाव कहते हैं। जबकि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव ये स्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है, जैसे निर्वेद हो गया, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता इत्यादि। स्थायी भाव किसे कहते हैं? मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य को नाते हृदय में बराबर बना रहे वह स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या फीचर से संबंधित विचार नहीं है? इनमें से फीचर से संबंधित विचार कौन सा नहीं है? तो पहला है फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है। दूसरा नंबर फीचर हमारा सात्विक किस्म का मनोरंजन करता है।
तीसरा नंबर, फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है। चौथा नंबर है कि फीचर मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। तो इसका जो है विचार जो सही नहीं है वो है कि फीचर जो है ये सही नहीं है। फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है, ये गलत है। देखिए फीचर क्या होता है, फीचर हमारा सात्विक किस्म का मनोरंजन करता है। फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है। फीचर जो है मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। तो हमने बताया कि फीचर आवश्यकता से अधिक छोटा तथा पढ़ने में उबाऊ होने पर भी अच्छा हो सकता है, ये फीचर से संबंधित विचार नहीं है। जबकि फीचर से संबंधित विचार निम्न है। फीचर हमारा सात्विक किस्म का मनोरंजन करता है। फीचर में अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति विशेष का चित्रण करना पड़ता है। तीसरा नंबर है कि फीचर जो है मुख्य रूप से आनंद और विनोद के लिए होता है। रूपक या फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान, घटना केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा है, संयुक्त है या अभिधा व्यंजना? तो ये लक्षणा शब्द शक्ति है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गया। वाक्य में जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शक्ति है। शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का जो है अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। इसके निम्न जो है 3 भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। तो जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो हमने लक्षणा शब्द शक्ति बताया। हमने बताया कि शब्दों का शब्द एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। और इसके निम्न जो है 3 भेद हैं, अभिधा शक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। 124 क्वेश्चन है कि हिंदी के पहले अखबार जो है उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो हिंदी के पहले अखबार जो है उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? 15 अगस्त, 30 मई, 1 जुलाई या 30 जून? तो आपको बताना है कि हिंदी के पहले अखबार जो उदंत मार्तंड है इसकी पहली प्रति कब निकली थी? तो 30 मई इसका सही जवाब है, बी सही जवाब है कि उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ, जिसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। जिसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। और यह कलकत्ता से 1826 ईस्वी 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। और उदंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन की बात हमने की कि 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ, जिसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला क्वेश्चन है कि 125 निम्न में से कौन सी पत्रिका जो है मासिक पत्रिका नहीं है? इनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी पत्रिका है जो मासिक पत्रिका जो है नहीं है। क्या ये साहित्य संदेश नहीं है, या सुधा नहीं है, या विशाल भारत नहीं है, या जागरण नहीं है? तो आपको मासिक पत्रिका बताना है जो मासिक पत्रिका नहीं है। तो इसका डी सही जवाब है। जागरण जो है ये मासिक पत्रिका नहीं है। जागरण क्या है? ये मासिक पत्रिका नहीं है, बल्कि ये साप्ताहिक पत्रिका है। बल्कि साहित्य संदेश, सुधा और विशाल भारत, साहित्य संदेश, सुधा और विशाल भारत, ये सभी जो है मासिक पत्रिका है। कौन सी? साहित्य संदेश, सुधा और विशाल भारत, ये सभी जो है मासिक पत्रिका हैं। और जो है जागरण क्या है? ये साप्ताहिक पत्रिका है। और इसके संपादक कौन है? शिवपूजन शाह हैं। किसके संपादक? जागरण के शिवपूजन शाह जो हैं
संपादक हैं और यह 1932 वर्ष है इसका, और स्थान क्या है, बनारस है, बनारस से निकलती थी। तो जागरण जो है शिवपूजन सहाय संपादक 1932 में निकलती थी, साप्ताहिक है और ये बनारस से निकलती थी। सुधा की बात करें, सुधा जो है संपादक इसके दुलारी लाल भार्गव हैं, सुधा के संपादक, और 1929 ईस्वी इसका वर्ष है और यह प्रकार क्या है इसका, तो ये मासिक पत्रिका है और यह लखनऊ से निकलती थी। सुधा के संपादक दुलारी लाल भार्गव 1929 से, और मासिक पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत जो है बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक हैं, 1928 ईस्वी वर्ष है और यह मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती थी। साहित्य संदेश की बात करें तो बाबू जो है गुलाब राय साहित्य संदेश के संपादक हैं और 1937 ईस्वी वर्ष है और इसका प्रकार क्या है, मासिक है ये पत्रिका, और आगरा से निकलती थी। मर्यादा की बात करें तो कृष्णकांत मालवीय जो है संपादक हैं मर्यादा के, और 1909 इसका वर्ष है और मासिक पत्रिका है ये जो है प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, मर्यादा प्रयाग से निकलती थी। कृष्णकांत मालवीय जो है इसके संपादक हैं, 1909 ईस्वी जो है वर्ष है। मतवाला पत्रिका की बात करें तो मतवाला पत्रिका के संपादक जो है महादेव प्रसाद जो है सेठ हैं इसके संपादक, और 1923 ईस्वी वर्ष है और यह प्रकार क्या है, साप्ताहिक है और यह कलकत्ता से निकलती थी मतवाला पत्रिका। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि मासिक पत्रिका इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमने बताया जागरण नहीं है, साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत ये सभी मासिक पत्रिका हैं। जागरण की बात की तो जागरण जो है संपादक शिवपूजन सहाय हैं जागरण के, 1932 वर्ष है और साप्ताहिक है, बनारस से निकलती थी। सुधा की बात करें तो दुलारी लाल भार्गव जो है सुधा के संपादक हैं, 1929 ईस्वी में ये मासिक पत्रिका है, लखनऊ से निकलती थी। विशाल भारत की बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक हैं और 1928 ईस्वी से निकलती थी और मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से। साहित्य संदेश की बात करें तो बाबू जो है गुलाब राय साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं, 1937 वर्ष है और मासिक पत्रिका है, आगरा से निकलती थी ये। मर्यादा की बात करें तो कृष्णकांत मालवीय जो है संपादक हैं और 1909 में वर्ष है और मासिक पत्रिका है, प्रयाग से निकलती थी। और मतवाला पत्रिका की बात करें तो महादेव प्रसाद सेठ हैं और यह 1923 से साप्ताहिक पत्रिका है, कलकत्ता से निकलती थी। 126 क्वेश्चन है कि भारत बंधु जो है, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तोताराम थे या भारतेंदु थे या रुद्रदत्त थे या बलदेव प्रसाद थे। तो आपको बताना है कि भारत बंधु जो साप्ताहिक पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक जो हैं तोताराम हैं। कौन है, तोताराम जो है भारत बंधु पत्रिका के संपादक हैं और यह साप्ताहिक है। भारत बंधु पत्रिका जो है साप्ताहिक है, जो अलीगढ़ से निकलती थी और इसके संपादक कौन थे, तोताराम थे भारत बंधु के संपादक, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी और कहाँ से निकलती थी, अलीगढ़ से निकलती थी। अगर बात करें कवि वचन सुधा पत्रिका की, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका की, बाला बोधनी पत्रिका की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हैं 1868 ईस्वी में और यह काशी से निकलती थी। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हैं, 1868 ईस्वी वर्ष है और काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हैं, 1873 ईस्वी में मासिक पत्रिका है, बनारस से निकलती थी। बाला बोधनी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही संपादक हैं, 1874 ईस्वी में और यह मासिक पत्रिका है, बनारस से निकलती थी। भारत मित्र की पत्रिका की बात करें तो यह रुद्रदत्त जो है संपादक हैं इसके, भारत मित्र के, और 1877 ईस्वी वर्ष है और यह कलकत्ता से निकलते थे। काशी पत्रिका की बात करें तो काशी पत्रिका जो है इसके संपादक जो है बलदेव प्रसाद हैं और 1876 ईस्वी में, और यह साप्ताहिक पत्रिका है और यह अलीगढ़ से जो है निकलती थी काशी पत्रिका 1876 में, और यह साप्ताहिक है और बलदेव प्रसाद इसके क्या हैं, संपादक हैं। तो प्रश्न क्या था 126 की, भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हमने बताया तोताराम थे भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और यह जो है अलीगढ़ से निकलते थे।
कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कवि वचन सुधा जो है 1868 ईस्वी में काशी से, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ईस्वी में मासिक है बनारस से, बाला बोधनी जो है 1874 ईस्वी में मासिक है बनारस से। और भारत मित्र जो है इसके संपादक जो है रुद्रदत्त हैं 1877 ईस्वी में कलकत्ता से। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद 1876 ईस्वी में, साप्ताहिक पत्रिका है अलीगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि 127 क्वेश्चन है कि कहाँ कभी बेनी बेनी ब्याल की चुनाई लेनी। कहाँ कभी बेनी बेनी ब्याल की चुनाई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो आपको बताना है कहाँ कभी बेनी बेनी ब्याल की चुनाई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, बी सही जवाब है। पंक्ति में कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति जो है दो या दो से अधिक बार होती है, जहाँ एक शब्द की जो है आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ बेनी जो शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है पर इसका भिन्न भिन्न अर्थों में देखिए। एक बेनी का अर्थ क्या होता है? एक बेनी का अर्थ होता है स्त्रियों की चोटी। एक बेनी का अर्थ क्या होता है? स्त्रियों की चोटी और किवाड़ के पहले लगी छोटी लकड़ी। दूसरा क्या है? किवाड़ के पहले लगी छोटी लकड़ी। तो कहाँ कभी बेनी बेनी ब्याल की चुनाई लेनी, तो यहाँ पर कौन से अलंकार है? तो यमक अलंकार है। हमने बताया कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ पर भिन्न भिन्न अर्थों में। स्त्रियों की चोटी और किवाड़ के पहले लगी छोटी लकड़ी, ये जो है यमक अलंकार है। 128 क्वेश्चन है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? विवक्षा है, वक्रोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो इसमें भी यमक अलंकार है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इस पंक्ति में जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, वह यमक अलंकार होता है। यहाँ मन का जो है एक मन का अर्थ होता है हृदय और दूसरा मन का अर्थ क्या होता है? मोतियों की माला। तो एक मन का अर्थ क्या है? हृदय है और दूसरा मन का अर्थ क्या है? मोतियों की माला। तो माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। एक मन का अर्थ होता है हृदय और दूसरा मन का अर्थ क्या होता है? मोतियों की माला। 129 क्वेश्चन है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, विभावना या रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका डी सही जवाब है, रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। पहला नंबर, उपमेय को उपमान का रूप देना। दूसरा नंबर, वाचक पद का लोप। और तीसरा नंबर क्या है? उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है, इसके लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। पहला बात हमने बताया कि उपमेय को उपमान का रूप देना, दूसरा नंबर वाचक पद का लोप और तीसरा नंबर है कि उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। 130 क्वेश्चन है कि आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो नाटक है, रिपोर्ट है, विज्ञापन है, कथन है। तो विज्ञापन सही जवाब है। विज्ञापन एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं या विचारों के क्वालिटी के बारे में आम जनता को बताना या जनता को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करना, जिससे उपभोक्ता आकर्षित होकर वस्तुओं और सेवाओं का अपने इस्तेमाल में उपयोग करें, इसी को विज्ञापन
विज्ञापन जो है कहा जाता है। रिपोर्ट क्या है कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। 131 क्वेश्चन है कि सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीबहि प्यार अतहि आनंद उर्धारत गीध जागी को खोदी खोदी के मांस उपारत स्वान अंगुरिन काटी काट के खात विदारत में कौन सा रस है? आपको इसमें रस बताना है। तो ये वीर है, विभत्स है, भक्ति है, अद्भुत है। तो ये विभत्स रस है कि सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीबह प्यार अतहि आनंद उर्धारत गीध जागी को खोदी खोदी के मांस उपारत श्वान अंगुरिन काटी काट के खात विदारत। पंक्ति में क्या है? विभत्स रस है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। 132 क्वेश्चन है कि कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक या प्रतीप या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर अलंकार होता है व्यतिरेक। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार होता है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे जिनके जस प्रताप के आगे शशिमलिन रवि शीतल लागे, जिनके जस प्रताप के आगे शशिमलिन रवि शीतल लागे। यहाँ उपमेय यश और प्रताप को उपमान शशि एवं सूर्य से उत्कृष्ट कहा गया है। तो यहाँ उपमेय यश और प्रताप को उपमान शशि एवं सूर्य से उत्कृष्ट कहा गया है। तो ये कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। जिनके जश प्रताप के आगे शशिमलिन रवि शीतल लागे, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि गद्य की वह विधा जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण जो है और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आलेख कहते हैं। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। लेख में समानतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगता है जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन जो है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? करुण रस को या वात्सल्य रस को या रौद्र रस को या श्रृंगार रस को? तो आपको बताना है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई। तो इसका सही जवाब डी है, श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी गई। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होकर पुष्ट होकर रस में परिणत होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला नंबर संयोग श्रृंगार, दूसरा नंबर वियोग श्रृंगार। 137 क्वेश्चन है कि 136 क्वेश्चन यही था कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई। तो हमने बताया श्रृंगार रस को। 137 क्वेश्चन है कि कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? ये क्या भ्रांतिमान अलंकार है, उदाहरण अलंकार है या प्रति वस्तु उपमा अलंकार या निदर्शना अलंकार? तो कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा, इसमें जो अलंकार है ये निदर्शना अलंकार है। डी सही है, निदर्शना अलंकार। पंक्ति में निदर्शना अलंकार है जहाँ वस्तुओं का जो है पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर जो है सादृश्यता का आधान करें वहाँ क्या होता है? निदर्शना अलंकार होता है। पंक्ति में निदर्शना अलंकार जहाँ वस्तुओं का क्या हो? पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर जो है सादृश्यता का आधान करें वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना अलंकार होता है। तो कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा, इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना। तो जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सादृश्यता का आधान करे वहाँ निदर्शना अलंकार होता है।
138 क्वेश्चन है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह या उपमा या रूपक। तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपमेय को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण देख लेते हैं कि फूले काश सकल माही छाई। फूले काश सकल माही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले काश सकल माही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ काश के फूल जो हैं, यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की कल्पना की गई, संभावित कल्पना की गई है। तो फूले काश सकल माही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। तो यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। हमने बताया कि उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपमेय को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। 139 क्वेश्चन है कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस निहित है? शांत रस है, अद्भुत रस है, करुण रस है या हास्य रस है? मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस निहित है? तो इसका सही जवाब डी है, हास्य रस है। हास्य रस ये है कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। ये हास्य रस है। पंक्ति में क्या है? हास्य रस निहित है। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। पंक्ति में हास्य रस निहित है। विकृति हो गया, आकार, वाणी, विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। तो मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। हास्य रस है। निम्न में से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं? तो वेब पत्रकारिता, पत्रिकाएं या फेसबुक या रेडियो। तो इसका सही जवाब सी है। जो फेसबुक जो है ये पत्रकारिता का माध्यम नहीं, वेब पत्रकारिता है। पत्रिकाएं और रेडियो जो है ये पत्रकारिता का माध्यम है। 141 क्वेश्चन है कि मोची राम कविता के रचयिता कौन है? मोची राम कविता के रचयिता कौन है? बच्चन सिंह है, धूमिल है, निराला है या पंत है? तो इसका सही जवाब जो है मोची राम का कविता के रचयिता जो है धूमिल है। इनका पूरा नाम अगर देखें तो इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। तो मोची राम कविता के रचयिता कौन है? धूमिल है और इनका पूरा नाम जो है सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। पहला नंबर संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में, और दूसरा नंबर कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में, तीसरा नंबर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोची राम, 20 साल बाद, पटकथा है, रोटी और संसद है, लोहे का स्वाद। ये जो है धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं। मोची राम 20 साल बाद हो गया, पटकथा हो गया, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि जो है। इन्हें मरणोपरांत जो है कल सुनना मुझे, इन्हें मरणोपरांत जो है कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें मरणोपरांत जो इनकी रचना है कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न क्या था? 141 मोची राम कविता के रचयिता कौन है? तो हमने बताया धूमिल, और इनका पूरा नाम जो है सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। पहला नंबर संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, दूसरा नंबर कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी तीसरा ये रचना है। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोची राम है, 20 साल बाद है, पटकथा है, रोटी और संसद है, लोहे का स्वाद आदि। इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 142 क्वेश्चन है कि साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्रेम था,
उर्मिला को महत्व देना था, राम कथा का चित्रण करना था, रहस्य का वर्णन करना था। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको यह बताना है। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य उर्मिला को महत्व देना है। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उर्मिला को महत्व देना है। साकेत जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। किसकी रचना है, तो साकेत राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। और साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उर्मिला को महत्व देना था। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग है 1909 ईस्वी में, रंग में भंग, जयद्रथ वध है 1910 ईस्वी में, भारत भारती है 1912 ईस्वी में, पंचवटी है 1925 ईस्वी में, झंकार जो है 1929 ईस्वी में, साकेत जो है 1931 ईस्वी में, यशोधरा जो है 1932 ईस्वी में, द्वापर जो है 1936 ईस्वी में आदि जो है ये रचनाएं इनकी हैं। निराला की कृतियों की बात करें तो निराला की कृतियां हैं सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा है 1936 ईस्वी, जूही की कली है 1916 ईस्वी, तुलसीदास है 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 143 की तार सप्तक के संपादक कौन थे, रामविलास शर्मा थे, अज्ञेय थे या धर्मवीर भारती थे। तो आपको बताना है यह मुक्तिबोध थे। तो तार सप्तक के संपादक जो थे अज्ञेय थे, भी सही है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी और तीसरा सप्तक जो है 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक जो है 1969 ईस्वी। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। किसने बैठे ठाले का धंधा कहा, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा, बैठे ठाले का धंधा कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को। दूसरा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में जो है प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तो अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा, तो अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। 144 क्वेश्चन है कि किसी विशेष सूचना को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है बी है, सूचनाप्रद विज्ञापन। कौन सा है, सूचनाप्रद विज्ञापन। 145 क्वेश्चन है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। कविता करने की प्रेरणा जो है मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है, क्या ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, यह जयशंकर प्रसाद कहते हैं, यह सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, यह महादेवी वर्मा कहते हैं। तो कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि जो है कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। यह कथन किसका है, सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का है। पंत को जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा गया है। पंत की रचनाओं की बात करें तो उच्छ्वास इनकी रचना है 1920 ईस्वी, उच्छ्वास रचना। और बीड़ा जो है 1927 ईस्वी, ग्राम्य जो है 1940 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद इनकी रचना है 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसके, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। 146 क्वेश्चन है कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, माथुर है या दुष्यंत कुमार है। तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता जो है मुक्तिबोध है। तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। अंधेरे में का पहला प्रकाशन जो है कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। तो प्रश्न क्या था कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता का रचयिता कौन है, तो हमने बताया मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं, हमने बताया चांद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी पहला है, दूसरा नंबर भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी जो है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन की बात करें, अंधेरे में का पहला प्रकाशन जो है तो कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में
कल्पना पत्रिका के में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना जो है फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना किसमें की? फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं, पहला नंबर अंधेरे में है, दूसरा नंबर ब्रह्म राक्षस है, तीसरा नंबर अंतःकरण का आयतन है और चौथा नंबर भूल गलती है। तो मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं कौन सी हैं? अंधेरे में है पहला नंबर, दूसरा नंबर ब्रह्म राक्षस है, तीसरा नंबर अंतःकरण का आयतन है, चौथा नंबर भूल गलती है। ये जो है मुक्तिबोध की कविताएं हैं और यह रचना जो है फैंटेसी में, अंधेरे में कविता की रचना क्या है? फैंटेसी में है। अगला क्वेश्चन 147 है कि निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्यपरक रचना है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्यपरक रचना है? तुलसीदास है, या जूही की कली है, या सरोज स्मृति, या कुकुरमुत्ता है? तो व्यंग्यपरक जो रचना है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो यह कुकुरमुत्ता जो रचना है, यह व्यंग्यपरक जो है निराला की रचना है। 1941 ईस्वी में रचित है कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध जो है लंबी कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग्य किया गया है। इसमें कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। जबकि जूही की कली 1916 ईस्वी में मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। तो जूही की कली जो है 1916 ईस्वी मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में क्या कर दिया? छापने से इनकार कर दिया। सरोज स्मृति की बात करें तो 1935 ईस्वी में निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। तुलसीदास जो है 1938 ईस्वी में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक शौर्य कहा और रत्नावली को जो है माँ भारती की तरह सम्मानित किया। तो तुलसीदास 1938 ईस्वी में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक शौर्य कहा और रत्नावली को जो है माँ भारती की तरह सम्मानित किया। तो प्रश्न क्या था कि निराला जी द्वारा रचित व्यंग्यपरक रचना कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता है और यह 1941 ईस्वी में रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है, जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग्य किया। इसमें कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। जबकि जूही की कली 1916 ईस्वी मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है, जिसे आचार्य द्विवेदी ने अश्लीलता के आरोप में सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। सरोज स्मृति जो है 1935 ईस्वी को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। तुलसीदास जो है 1938 ईस्वी में निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक शौर्य कहा और रत्नावली को माँ भारती की तरह सम्मानित किया। 148 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? इनमें ऐसी कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं? तो काशी पत्रिका, या कवि वचन सुधा, या हरिश्चंद्र मैगजीन, या बाला बोधनी। तो इसका सही जवाब ए है। काशी पत्रिका जो है ये भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है, बल्कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सभी पत्रिकाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका हैं। काशी पत्रिका जो है काशी पत्रिका की बात करें तो यह बलदेव प्रसाद इसके संपादक हैं और स्थान क्या है? अलीगढ़ है और 1876 ईस्वी में संपादित किया गया था। तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी तिथि है और यह काशी से निकलती थी। संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और बनारस से निकलती थी 1873 ईस्वी में। बाला बोधनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, 1874 ईस्वी में बनारस से निकलती थी। काशी पत्रिका जो है बलदेव प्रसाद हैं इसके संपादक और अलीगढ़ से निकलती थी 1876 ईस्वी में। और अगर बात करें भारतेंदु पत्रिका की, भारतेंदु पत्रिका जो है इसके संपादक जो है राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है
और यह जो है स्थान वृंदावन है इसका निकलने का, और 1884 ईस्वी इसका सन है। भारतेंदु जो है राधाचरण गोस्वामी संपादक, और वृंदावन से 1884 ईस्वी में निकलती थी। तो प्रश्न क्या था कि भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है, तो काशी पत्रिका नहीं है, और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु द्वारा संपादित हैं। और काशी पत्रिका की बात करें तो बलदेव प्रसाद संपादक हैं, अलीगढ़ से निकलती थी 1876 ईस्वी में। और भारतेंदु पत्रिका जो है राधाचरण गोस्वामी संपादक, वृंदावन से निकलती थी 1884 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन की केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। अंचल ने किया, पंत ने किया, या निराला ने किया, या मक्खनलाल चतुर्वेदी ने। तो केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है, तो इसका सही जवाब सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। कवियों की महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो पंत की रचना है युगवाणी 1939 ईस्वी में, ग्राम्य है 1940 ईस्वी में, युगपथ है 1949 ईस्वी आदि। निराला की बात करें तो इनकी जो रचना है गीतिका है 1936 ईस्वी, अनामिका है 1923 ईस्वी, सांध्यकाकली है 1969 ईस्वी, गीत गुंज है 1954 ईस्वी आदि। मक्खनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो हिमकृष्णी इनकी रचना है 1943 ईस्वी में, हिमतरंगिनी रचना है 1949 ईस्वी में, माता इनकी रचना है 1951 ईस्वी में, समर्पण 1956 ईस्वी आदि हैं। निराला को जो है हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा जो है निराला जी में है। कौन कहते हैं? बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा जो है निराला जी में है, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार कहा गया है। तो प्रश्न क्या था? 149 प्रश्न था कि केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया था। और पंत की रचना हमने बताया कि युगवाणी, ग्राम्य, युगपथ, ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। निराला की रचना गीतिका है, अनामिका है, सांध्यकाकली, गीत गुंज, ये सभी रचनाएं जो है निराला की हैं। मक्खनलाल चतुर्वेदी की हिमकृष्णी है, हिमतरंगिनी, माता है, समर्पण है, ये सभी रचनाएं मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना है। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार कहा गया कि बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा जो है निराला जी में है। 150 क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? क्या धूमिल का नाम है ये वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम, या मुक्तिबोध का है, या नागार्जुन का है, या त्रिलोचन का है? तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है आपको बताना है। धूमिल का नाम है, या मुक्तिबोध का, या नागार्जुन का, या त्रिलोचन का? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वास्तविक नाम जो है नागार्जुन का है। नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। गांव में इन्हें क्या बुलाते थे? ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? युगधारा है 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, प्यासी पथराई आँखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर है इनकी रचना है तो 1971 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ भी हैं 1975 ईस्वी। अन्य कवियों के उपनाम की बात करें तो धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? तो धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल है। मुक्तिबोध का वास्तविक नाम क्या है? मुक्तिबोध का वास्तविक नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। मुक्तिबोध का वास्तविक नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। और इन्हें गांव में इन्हें ठक्कन मिश्र नाम से बुलाते थे। नागार्जुन जो है संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। किसमें? संस्कृत और मैथिली में
यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ। अन्य कवियों के उपनाम जो है धूमिल के सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन जो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। 151 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है आलेख लेखन की विधा से संबंधित गलत विकल्प है। तो इसका सही जवाब सी है। असहज, क्लिष्ट और प्रभावशाली भाषा, ये जो है आलेख लेखन की विधा से संबंधित गलत विकल्प है। बल्कि विश्लेषण शैली का प्रयोग, जिज्ञासाशील, एक ही बात पुनः न लिखी जाए, ये सही है। 152 क्वेश्चन है कि मधुमय वसंत जीवन वन के, मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है। मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है। वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। तो मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत जो है यौवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है। यौवन का प्रतीक है मधुमय वसंत जीवन वन के। उपर्युक्त पंक्ति में वसंत क्या है, यौवन का प्रतीक है। यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद कृत जो है कामायनी से है। और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। तो मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है, तो हमने बताया यौवन का प्रतीक है। और यह जो है जयशंकर प्रसाद कृत जो है कामायनी से है। और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। 153 क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता जो है सूरदास हैं। इसी ग्रंथ में सूर का वंश परिचय मिलता है। सूर मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र जो है चंद बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट हैं। तो इसी ग्रंथ में जो है सूर वंश का परिचय मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र जो हैं चंद बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट हैं। सूरदास के कुल 25 सूरदास के कुल कितने ग्रंथ हैं, तो 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। जिनमें कितने उपलब्ध हैं, 3 ही उपलब्ध हैं, पर ग्रंथ कितने हैं, 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। और 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, सूर सागर है, दूसरा नंबर साहित्य लहरी, तीसरा नंबर सूर सारावली। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, पुष्टि मार्ग को जहाज जाता है, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। तो आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तो प्रश्न क्या था 153 कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो हमने बताया साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। और इसी ग्रंथ में सूर का वंश परिचय मिलता है कि सूर अकबर के दरबारी कवि और रामदास के पुत्र जो है चंद बरदाई के जो है वंशज ब्रह्म भट्ट हैं। सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। पहला नंबर सूर सागर है, दूसरा नंबर साहित्य लहरी और तीसरा नंबर सूर सारावली। सूरदास के मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास जी कहते हैं ये। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। 154 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि जो है तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं। कीर्ति चौधरी नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या विजय देवनारायण शाही, विजय देवनारायण शाही। तो तीसरे तार सप्तक के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं, तो इसका सही जवाब सी है, धर्मवीर भारती जो है तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि कीर्ति चौधरी हैं तीसरे तार सप्तक के कवि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देवनारायण शाही, ये तीनों जो है कवि जो है तीसरे तार सप्तक के हैं। धर्मवीर भारती जो है तीसरे सप्तक के कवि नहीं, बल्कि ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे तार सप्तक जो है 1959 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है।
प्रयाग नारायण तिवारी हैं। तीसरे तार सप्तक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। मदन वात्सायन हैं। केदारनाथ सिंह हैं। विजय देव नारायण शाही हैं। कीर्ति चौधरी हैं। कुंवर नारायण हैं। तो तीसरे तार सप्तक के कवि कौन हैं? प्रयाग नारायण तिवारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण। और दूसरे तार सप्तक के कवि कौन हैं? तो धर्मवीर भारती जो हैं दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 155 क्वेश्चन की उर्वशी का काव्य रूप क्या है? उर्वशी का काव्य रूप क्या है? बाल काव्य है, रीत काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? तो उर्वशी का काव्य रूप जो है ये महाकाव्य है। उर्वशी 1961 ईस्वी में रचित है। उर्वशी महाकाव्य है। इसमें कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। इसे जो है रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं कामा अध्यात्म की कृति कहा है। तो उर्वशी जो है ये महाकाव्य है, 1961 ईस्वी में रचित है। इसमें कुल 5 अंक हैं और इसे जो है दिनकर रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा। इसका नायक कौन है? तो इसका नायक जो है पुरूरवा है और नायिका जो है उर्वशी है। इसका नायक जो है पुरूरवा है और नायिका जो है उर्वशी है। यह कथा जो है नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को जो है पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। तो दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे क्या माना जाता है? गीत नाट्य भी जो है माना जाता है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो हमने बताया महाकाव्य और यह 1961 ईस्वी में रचित है। इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा और इसका नायक जो है पुरूरवा नायक है और नायिका जो है उर्वशी है। यह कथा जो है नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा जो है को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियों की बात करें तो रेणुका है 1935 ईस्वी और हुंकार 1939 ईस्वी है। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार जो है 1939 ईस्वी, रसवंती जो है 1940 ईस्वी, रश्मि रथी जो है 1952 ईस्वी और परशुराम की प्रतीक्षा जो है 1963 ईस्वी। तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा ये सभी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 156 क्वेश्चन है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? कुतुबन की है, ईश्वरदास की है, कबीर की है या जायसी की है? तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की पंक्ति है, कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार जो है नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिए वही वास्तव में पंडित है। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है पंक्ति। और कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिए वही वास्तव में पंडित है। अगर महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की बात करें कबीर की, तो इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं। माधो माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होती नहीं शाधी। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होती नहीं शाधी, ये भी कबीर की पंक्ति है। दूसरा पंक्ति है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न आना, ये भी पंक्ति जो है कबीर की है। तीसरा है कि विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि सिंह नियानु। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु, ये कुतुबन की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कुतुबन की। कि विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु।
चौथा पंक्ति है कि जेहि के बोल बिरह के धाया, जेहि के बोल बिरह के धाया, कऊ के ही भूख कहाँ ते छाया। जेहि के बोल बिरह के धाया, कऊ के भूख कहाँ ते छाया, ये जायसी की पंक्ति है। तो प्रश्न क्या था 156 की ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। यह पंक्ति किस कवि है? तो हमने बताया कबीर की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ढाई अक्षर का एक शब्द जो है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया, यानी परमात्मा से जिन्हें प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिए, वही वास्तव में पंडित है। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की हमने बात की कि माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं शादी, ये कबीर की पंक्ति है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, कबीर की है। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु, ये कुतबन की पंक्ति है। जेहि के बोल बिरह के धाया, कहु के ही भूख कहाँ ते छाया, ये जायसी की पंक्ति है। 157 क्वेश्चन है कि निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत जो है किस आचार्य का है आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भट्ट लोलट का है, या भट्ट नायक का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है इस चारों विकल्प में? तो भट्ट नायक का जो है साधारणीकरण सिद्धांत है। भट्ट नायक आचार्य का सिद्धांत क्या है? साधारणीकरण है। भट्ट नायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्ट नायक जो है विभाववादी का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ क्या कहते हैं कि विभाववादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। तो साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? तो हमने बताया भट्ट नायक साधारणीकरण सिद्धांत के आचार्य हैं और इसलिए उन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। भट्ट नायक क्या कहते हैं साधारणीकरण के बारे में? विभाववादी का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त कहते हैं सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ कहते हैं कि विभाववादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना क्या कहलाता है? साधारणीकरण है। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। 158 क्वेश्चन है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? नंददास की कौन सी ऐसी रचना है जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? अनेकार्थ मंजरी है, या पदावली है, या रास पंचाध्यायी है, या भंवर गीत है। तो आपको बताना है कि नंददास की ऐसी कौन सी रचना है जो मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। तो इसका सही जवाब सी है रास पंचाध्यायी जो रचना है। इस रचना पर मुग्ध होकर जो है इन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। रास पंचाध्यायी कृति पर मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई। नंददास जो है ब्रजभाषा के एक संत कवि थे। ये अष्टछाप के 8 कवियों में प्रमुख थे। ये अष्टछाप के 8 कवियों में क्या थे? प्रमुख थे। और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो है शिष्य थे। कौन? नंददास। और इनको जड़िया उपाधि जो है रास पंचाध्यायी रचना पर दी गई है। अगर रचनाओं की बात करें नंददास की, तो इनकी रास पंचाध्यायी रचना है, सिद्धांत पंचाध्यायी रचना है, और अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है, रूप मंजरी रचना है इनकी, रस मंजरी रचना है, भंवर गीत है, रुक्मणी मंगल है, सुदामा चरित भी इनकी रचना है, और नरोत्तम दास की भी रचना सुदामा चरित है, और नंददास की भी रचना सुदामा चरित है। तो रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि ये सभी रचनाएं जो हैं नंददास की हैं। तो प्रश्न क्या था? नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? तो ये है रास पंचाध्यायी कृति पर मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई। नंददास जो है ब्रजभाषा के एक संत कवि थे। ये अष्टछाप के 8 कवियों में प्रमुख थे और ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के क्या थे? शिष्य थे। रचनाएं इनके रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित आदि हैं।
अगला क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन की रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। रीतिकाल के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो भारतेंदु के पिता हैं। गिरधर कविराय हैं, या गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, या केशव हैं, या बेनी प्रवीण हैं। तो आपको बताना है कि रीतकाल के ऐसे कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो भारतेंदु के पिता थे। तो ऐसे कवि जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। ऐसे कवि जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जो हैं ये रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जो भारतेंदु के क्या थे, पिता थे, गोपाल चंद्र गिरधर दास। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक जो है नहुस लिखने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक क्या है, नहुस लिखने का श्रेय इन्हें प्राप्त है, और यह रचना जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास का है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है। पंत की है, निराला की है, नाभादास की है, घनानंद की है। तो अष्टयाम रचना किसकी है, तो ये नाभादास की रचना है। और अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य जो थे नाभादास की रचना है। किसके शिष्य थे, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास जी, और इनकी रचना जो है अष्टयाम है। इनकी प्रमुख कृतियाँ भक्तमाल है, अष्टयाम है, एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। भक्तमाल में लगभग कितने भक्तों का चरित्र गान है, तो 200 भक्तों का चरित्र गान है भक्तमाल में। अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। तो 160 क्वेश्चन है कि अष्टयाम किसकी रचना है, तो हमने बताया नाभादास की रचना है, और यह जो है स्वामी अग्रदास के शिष्य जो थे नाभादास की रचना है, और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम जो है ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। 161 क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये पद्मावत, और यह किस भाषा में लिखा है। खड़ी बोली हिंदी में, अवधी में, राजस्थानी में, या ब्रजभाषा में। तो पद्मावत जो रचना है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, बी सही जवाब है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। सूफी काव्यधारा के अन्य ग्रंथों का विवरण इस प्रकार, और यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। चंदायन की बात करें तो चंदायन जो है मुल्ला दाऊद का रचना है चंदायन, और यह भी अवधी भाषा में है, और यह छंद क्या है, चौपाई दोहा है। छंद इसमें चौपाई और दोहा है, और चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, अवधी भाषा में है, 1369 ईस्वी में लिखा गया था। अनुराग बांसुरी की बात करें तो अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है, और छंद जो है बरबई चौपाई में 1764 ईस्वी में लिखा गया। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है। मधुमालती ये अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई में लिखा गया छंद है, और यह 1545 ईस्वी में लिखा गया मधुमालती। छिताई वार्ता की बात करें तो छिताई वार्ता जो है नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता, और यह राजस्थानी ब्रजभाषा में है, दोहा चौपाई छंद है, 1590 ईस्वी में लिखा गया। तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, अवधी भाषा में, चौपाई दोहा में लिखा गया 1369 ईस्वी में। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, अवधी भाषा में, बरबई चौपाई 1764 ईस्वी। मधुमालती मंझन की रचना है, अवधी में, दोहा चौपाई 1545 ईस्वी। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में नारायण दास द्वारा लिखा गया, राजस्थानी ब्रज में, दोहा चौपाई में है। 162 क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है। तो हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम जो है श्याम नारायण पांडे है। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, रूपांतर है, आरती है,
जय पराजय है, गोरावध है, जय हनुमान एवं शिवाजी आदि, ये सभी रचनाएं जो है श्याम नारायण पांडे की हैं। और हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि जो है महाराणा प्रताप के जीवन, और जौहर में चित्तौड़ की रानी जो है पद्मिनी के आख्यान है। तो हल्दी घाटी में क्या है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन पर लिखा गया, और जौहर में क्या लिखा गया? चित्तौड़ की रानी जो है पद्मिनी के आख्यान है। तो प्रश्न क्या था? हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो हमने बताया श्याम नारायण पांडे। और इनके प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी है, जौहर है, तुमुल है, रूपांतर है, आरती है, जय पराजय है, गोरावध है, जय हनुमान है एवं शिवाजी है। हल्दी घाटी में हमने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन, और जौहर में जो है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान है। 163 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? निम्न विकल्पों में से ऐसी कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है जो विरह काव्य है? चित्राधार है, लहर है, झरना है या आंसू है? तो आंसू जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद का विरह काव्य है, 1925 ईस्वी में रचित है। इसमें प्रसाद ने अतीत जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है? इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, और 1925 ईस्वी में रचित है। प्रसाद ने अतीत जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है आंसू में। जबकि चित्राधार में जो है इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। चित्राधार जो रचना है इसमें जो है ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। लहर जो है 1933 ईस्वी में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। तो जबकि चित्रधार में क्या है कि इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं, और लहर 1933 ईस्वी है, इनमें आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। झरना जो इनकी रचना है 1933 ईस्वी को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया। झरना को क्या कहा गया? 1933 ईस्वी, तो इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। इसमें जो संकलित जो है प्रथम प्रभात कविता को क्या कहा गया? प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी जो है 1935 ईस्वी में प्रसाद की अंतिम रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में, और यह 1935 ईस्वी में प्रसाद की अंतिम रचना भी है ये कामायनी, और 1935 ईस्वी में रचित है। और इसमें जो है कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो हमने बताया आंसू है, 1925 ईस्वी में रचित है, और इसमें प्रसाद ने अतीत जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। और जबकि चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं, और लहर जो है 1933 ईस्वी में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई। झरना में 1933 ईस्वी रचित है, और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया इसे झरना को। और इसमें संकलित जो है प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी जो है 1935 ईस्वी में प्रसाद की अंतिम रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। 164 क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? द्विवेदी युग के ऐसे कौन से कवि हैं जो अपना जो है काव्य ब्रजभाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर, या मैथिली शरण गुप्त, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो द्विवेदी युग के ऐसे कौन से कवि हैं जो अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा? तो ये सही जवाब जगन्नाथ दास जो है रत्नाकर जो हैं, ये द्विवेदी युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना पूरा काव्य जो है ब्रजभाषा में लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी प्रमुख अगर रचना की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक है पहला नंबर, दूसरा नंबर गंगा अवतरण है, तीसरा है वीराष्टक है, श्रृंगार लहरी है, कलकाशी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है, हिंडोला भी इनकी रचना है, समालोचना दर्श आदि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। और इनकी पूरा काव्य जो रचना है ब्रजभाषा में रचित है। उद्धव शतक, गंगा अवतरण और वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और हिंडोला, समालोचना दर्श आदि। इनके संपादित ग्रंथ की बात करें तो बिहारी रत्नाकर पहला नंबर है संपादित ग्रंथ, और दूसरा नंबर हित तरंगिणी है, तीसरा नंबर शूरसागर है।
इनके संपादित ग्रंथ कौन सा है? पहला नंबर बिहारी रत्नाकर है, दूसरा नंबर हित तरंगिणी है, तीसरा नंबर शोरसागर। ये सभी जो है संपादित ग्रंथ हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो प्रश्न क्या था? 164 प्रश्न क्वेश्चन यही था कि द्विवेदी युग के ऐसे कौन से कवि हैं जो अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जिन्होंने अपना काव्य जो है ब्रजभाषा में लिखा है। और ये द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य जो है किसमें लिखा? ब्रजभाषा में लिखा है। इनके प्रमुख कृतियों की बात की तो इनका रचना जो है उद्धव शतक है, गंगा अवतरण है और वीराष्टक इनकी रचना है, श्रृंगार लहरी भी इनकी रचना है, कलकाशी भी इनकी रचना है, कलकाशी भी इनकी रचना है, गंगा लहरी भी इनकी रचना है और विष्णु लहरी भी इनकी रचना है, हिंडोला भी रचना है इनकी, समालोचना दर्श आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। इनके संपादित ग्रंथों की बात करें तो पहला नंबर बिहारी रत्नाकर है इनके संपादित ग्रंथ, दूसरा नंबर हित तरंगिणी है और तीसरा नंबर शोरसागर है। 165 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है? रश्मंती, मुकुल, रश्मि रेखा या पाथे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो रश्मंती ये सही है। रश्मंती जो है ये रचना दिनकर जी की है। दिनकर की अन्य रचनाएं प्राणभंग है 1929 ईस्वी, प्राणभंग 1929 ईस्वी में रचित है। हुंकार 1938 ईस्वी में रचित है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 1946 में रचित है और यह प्रबंध काव्य है। रश्मि रति की बात करें तो 1952 ईस्वी में रचित है। बापू भी इनकी रचना है, बापू 1947 ईस्वी में रचित है। धूप और धुआं भी इनकी रचना है 1951 ईस्वी में रचित है। उर्वशी भी इनकी रचना है 1961 ईस्वी आदि। तो रश्मंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और प्राणभंग, हुंकार, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, बापू और धूप और धुआं, उर्वशी आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियों की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा इनकी रचना है। मुकुल जो है कविता संग्रह है मुकुल। बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। तो ये सभी रचना किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियाँ हैं त्रिधारा, मुकुल, कविता संग्रह, बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह, झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। अगर कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वाशी, उर्मिला तथा हम बिस्पाई जन्म के, तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। कौन कौन से? कुमकुम है इनकी रचना, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कुमकुम। रश्मि रेखा इनकी रचना है। अपलक है इनकी रचना और क्वाशी रचना है उर्मिला तथा हम बिस्पाई जन्म के। ये सभी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वाशी, उर्मिला तथा हम बिस्पाई जन्म के। ये सभी रचनाएं जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगर सिया राम शरण गुप्त की रचनाओं की बात करें तो सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं पाथेय, अनाथ, मृण्मयी, नकुल। पाथेय, अनाथ, मृण्मयी और नकुल ये सभी रचनाएं जो हैं सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पाथेय, अनाथ, मृण्मयी, नकुल ये सभी रचनाएं सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न क्या था? 165 प्रश्न था कि निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? तो रश्मंती हमने बताया कि था कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है रश्मंती है। और भी इनकी रचनाएं प्राणभंग है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, रश्मि रथी है, बापू भी इनकी रचना है, धूप और धुआं भी रचना है, उर्वशी आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी थी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियों की बात की थी त्रिधारा, मुकुल कविता संग्रह है और बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। कुमकुम और जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हमने बताया कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वाशी, उर्मिला तथा हम बिस्पाई जन्म के। ये सभी रचनाएं जो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। और सिया राम शरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है? पाथेय है, अनाथ है, मृण्मयी, नकुल ये सभी रचनाएं जो है सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं।
166 क्वेश्चन है कि रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है कि रास पंचाध्याय जो रचना है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा का प्रयोग किया गया, सवैया का, या पद का, या रोला का। तो आपको रास पंचाध्याय जो रचना है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो रास पंचाध्याय जो रचना है इसमें छंद का प्रयोग किया गया है, डी सही है, रोला छंद का प्रयोग किया गया है रास पंचाध्याय में। किस छंद का? तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है रास पंचाध्याय रचना में। इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? रास पंचाध्याय को इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? गीत गोविंद कहा जाता है रास पंचाध्याय। मूलतः किसकी रचना है? तो ये मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है। तो रास पंचाध्याय मूलतः क्या है? भागवत पुराण के जो है 10वें स्कंद जो है के 29वें अध्याय से 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है रास पंचाध्याय। हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास भी हैं, रहीम भी हैं, हरिराम भी हैं, व्यास भी हैं और नवल सिंह कायस्थ के नाम प्रसिद्ध हैं। तो रास पंचाध्याय किसने 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 लिखा? तो नंददास भी लिखे हैं रास पंचाध्याय, रहीम भी लिखे हैं रास पंचाध्याय, हरिराम भी लिखे हैं रास पंचाध्याय, व्यास भी हरिराम व्यास भी लिखे हैं और नवल सिंह कायस्थ के नाम प्रसिद्ध हैं रास पंचाध्याय लिखने के। तो 166 क्वेश्चन था कि रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया। तो हमने बताया रोला छंद का प्रयोग किया गया रास छंद में, रास पंचाध्याय में। इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? गीत गोविंद कहा जाता है ये हिंदी का। और रास पंचाध्याय जो है मूलतः भागवत पुराण के जो है 10वें स्कंद के जो है 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक से 5 अध्यायों का नाम है रास पंचाध्याय। हिंदी में रास पंचाध्याय लिखने वालों में नंददास हैं, रहीम हैं, हरिराम व्यास हैं और नवल सिंह कायस्थ के नाम प्रसिद्ध हैं। 167 क्वेश्चन है कि कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी। तो हमने निराला बताया था। कुकुरमुत्ता कविता किसने लिखा था? तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1942 ईस्वी में कविता को निराला ने सुमित्रा नंदन पंत के विरुद्ध लिखी है। तो कुकुरमुत्ता जो है 1942 ईस्वी में कविता को निराला ने किसके विरुद्ध लिखी? तो सुमित्रा नंदन पंत के विरुद्ध लिखी है। इसमें कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की अन्य रचनाएं जो है अनामिका है 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, शांति काकली 1969 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी आदि। जबकि पंत की काव्य कृतियाँ गुंजन है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है और स्वर्ण धूलि है, युगपथ आदि। माखनलाल चतुर्वेदी की जो है काव्य कृतियाँ हैं, पुष्प की अभिलाषा है माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा, माता है, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगणी 1949 ईस्वी आदि हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी। तो हमने बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सुमित्रा नंदन पंत के विरुद्ध लिखी है। इसमें कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निराला की अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, सांध्य काकली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि सभी रचनाएं हैं। और पंत की काव्य कृतियाँ गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, माता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। 168 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है केशव का नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? रतन बावनी नहीं है, या विज्ञान गीता, या जहांगीर जस चंद्रिका नहीं है, या भाषा भूषण नहीं है। तो भाषा भूषण जो रचना है ये केशव का नहीं है, बल्कि रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका ये केशवदास की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण की बात करें तो सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना जो है महाराज जसवंत सिंह ने की है।
कौन कौन सी रचना की है महाराज जसवंत सिंह? तो सिद्धांत बोध की रचना की इन्होंने, आनंद विलास की रचना की तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना जो है महाराज जसवंत सिंह ने की है। केशवदास की बात करें तो इनकी कृतियों का नाम रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। कौन कौन सी? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। आचार्य शुक्ल जो है केशव को क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और आचार्य शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो प्रश्न क्या था कि केशव, इनमें से केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो हमने बताया भाषा भूषण, बल्कि रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। भाषा भूषण हो गया, सिद्धांत बोध हो गया, आनंद विलास हो गया, ये सभी रचनाएं जो है महाराजा जसवंत सिंह की हैं। केशवदास की कृतियों की बात की तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। आचार्य शुक्ल की के अनुसार बात की तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं आचार्य शुक्ल, और रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? रामचंद्रिका जो है छंदों का अजायब घर कहा है। 169 क्वेश्चन है कि मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। रैदास हैं, खुसरो हैं, मंझन, विद्यापति। तो मधुमालती के रचनाकार जो है मंझन है। मंझन क्या है? मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि थे जिन्होंने मधुमालती की रचना की। मधुमालती में कनकगिरी नगर के राजा जो है सूरजभान के पुत्र जो है मनोहर, और महारश नगर नरेश जो है विक्रम राय की कन्या मधुमालती की सुखांत जो है प्रेम कहानी कही गई है। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंझन है। और हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि थे जिन्होंने मधुमालती की रचना की। मधुमालती में जो है कनकगिरी नगर के राजा, कनकगिरी जो है नगर के राजा जो है सूरजभान के पुत्र कौन है? मनोहर, सूरजभान के पुत्र मनोहर, और महारश नगर नरेश जो है विक्रम राय की कन्या जो है मधुमालती की सुखांत क्या है? प्रेम कहानी कही गई है। 170 क्वेश्चन है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा की है, या हरिवंश राय बच्चन की है, जयशंकर प्रसाद की है, या बालकृष्ण शर्मा की, नबीन की है। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नबीन की है। यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नबीन की है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो दूसरा है बालकृष्ण शर्मा नबीन की, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये भी पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नबीन की है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। ये सुमित्रा नंदन पंत की जो है पंक्ति है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेर डाला। ये जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तो क्वेश्चन क्या था? 170 क्वेश्चन था कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो बालकृष्ण शर्मा नबीन की हमने बताया। और इनकी एक पंक्ति और है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये भी इनकी पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नबीन की है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों गान।
तो ये जो है सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है निरदमाला, पाकर शून्य हृदय को शबने आ घेर डाला। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगला है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित जो है प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। हमारा देश जो है भारत तो प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसको सुखदायक देश का गौरव दिया है। यहाँ न ध्रुव प्रदेश जैसी सर्दी पड़ती है और न विषुवत रेखा जैसी भीषण गर्मी। इसकी ऋतुएं परम आनंददायिनी हैं। इसकी वर्षा जीवनदायिनी होती हैं और भारत को सस्य श्यामला बनाती हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपनी विशालता और विविधता के कारण यह उपमहाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता है। इसके उत्तर में संसार का सर्वोच्च पर्वत हिमालय है। यह पर्वतराज हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी है। यह बर्फीली आंधी से भी भारत को बचाता है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो भारत के चरण धोता है। भारत की सर्वप्रमुख विशेषता विभिन्नता में एकता है। यहाँ अनेक धर्म मत जाति के लोग रहते हैं। उनका खान पान और पहनावा भी भिन्न है, परंतु वे सभी भारतीय हैं। भारत की यह विविधता उसके भूगोल और जलवायु में भी है। भारतीयों ने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। आगामी समय में हमारा भारत विश्व की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनने को तैयार है। हमारा देश भारत तो प्राकृतिक महाशक्ति बनने को तैयार है। 171 क्वेश्चन है कि दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। हमारा प्यारा देश, या प्राकृतिक सुषमा, या प्राकृतिक विभिन्नता, या आर्थिक और सामरिक महाशक्ति। तो ये सही है। इसका शीर्षक क्या होगा कि हमारा प्यारा देश है। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक हमारा प्यारा देश है, जबकि प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक विभिन्नता, आर्थिक और सामरिक महाशक्ति अनुच्छेद के सटीक शीर्षक है, तो असंगत है। 172 क्वेश्चन है कि भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा से क्यों जाना जाता है। भारत जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा से क्यों जाना जाता है, तो ये विविधता और विशालता के कारण जाना जाता है। अनुच्छेद के अनुसार भारत को सुखदायक देश का सम्मान क्यों मिला है, तो इसका सही जवाब जो है सी है कि भौगोलिक स्थिति के कारण जो है भारत को सुखदायक देश का सम्मान मिला है। तो भारत को सुखदायक देश का सम्मान उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण मिला है, क्योंकि भारत जो है प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। यहाँ न ध्रुव प्रदेश जैसी सर्दी पड़ती है और न विषुवत रेखा जैसी भीषण गर्मी। इसकी ऋतुएं जो है परम आनंददायिनी है। दिए गए विकल्पों में कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है, तो पाखंड नहीं है, या मिथ्याभिमान, या आडंबर, या निशाकर। दंभ का जो है समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, तो निशाकर का जो है दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि आडंबर है। मिथ्या अभिमान है, पाखंड, ये सभी दंभ का समानार्थी शब्द है। पाखंड, मिथ्या अभिमान और आडंबर, ये सभी जो है दंभ का समानार्थी शब्द है। जबकि पाखंड दंभ का समानार्थी शब्द जो है निशाकर नहीं है, जबकि पाखंड जो है मिथ्या अभिमान और आडंबर दंभ के समानार्थी शब्द हैं। निशाकर के समानार्थी शब्द की बात करें तो चंद्रमा हो गया, शशि, चांद, ये जो है निशाकर के समानार्थी शब्द हैं। चंद्रमा, शशि, चांद आदि। 175 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार विभिन्नता में एकता का क्या अर्थ है, तो अलग होकर भी सभी का मिलजुल कर रहना, सभी को पहनावा अलग होना, सभी का खाना भिन्न होना, सभी की भाषा अलग होना। तो अनुच्छेद के अनुसार विभिन्नता में एकता का अर्थ है कि अलग अलग होकर भी सभी का मिलजुल कर रहना। ये जो है विभिन्नता में एकता का अर्थ है। अलग होकर भी सभी का मिलजुल कर रहना ही जो है विभिन्नता में एकता का अर्थ है, क्योंकि यहाँ अनेक धर्म मत जाति के लोग हैं। उनका खान पान और पहनावा भी भिन्न है, फिर भी सभी जो है भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर, धरती बड़ी है निर्मम है, वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूँ तो बाहर ही समुद्र है, नदी है, झरना है,
पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल घटकना है, बाहर दाने का टोटा है, वहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है, यह निर्द्वंद कंठस्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग जो है निकल सकेगा निकालेगी, हर शू जोर लगाएगी और पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। चिड़िया को लाख समझाओ खुल जाने पर उड़ जाएगी। चिड़िया को लाख समझाओ क्या होगा कि खुल जाने पर उड़ जाएगी।